मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे असंलग्नता के राजने की। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात असंलग्नता आंदोलन की शुरुआत हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ हमें नजर आता है। एक भाग का नेतृत्व पश्चिमी गुट के द्वारा किया गया और दूसरे भाग का नेतृत्व साम्यवादी गुट के द्वारा किया गया। इन दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चली उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस प्रतिस्पर्धा में दोनों गुटों ने ये प्रयास किया कि नवस्वतंत्र देश जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के थे उन्हें वो अपनी ओर मिलाए। ऐसी स्थिति में नवस्वतंत्र देशों के लिए ये एक संकट की स्थिति थी। यदि वो किसी एक गुट के साथ मिलते तो उन्हें दूसरे गुट की शत्रुता का सामना करना पड़ता। तो दोनों गुटों से समान संबंध बनाए रखते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और नवस्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उपाय के रूप में असंलग्नता का राजनय इन देशों के द्वारा उपयोग में लाया गया। असंलग्नता का तात्पर्य यह नहीं है कि ये राष्ट्र पूरी तरीके से विश्व की राजनीति से अलग रहते हैं। असंलग्नता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्रिय तटस्थता की स्थिति को अपनाया जाता है। यह उस निष्क्रिय तटस्थता से भिन्न है जिसे अपनाने वाले राज्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के समय किसी भी पक्ष के साथ नहीं मिलता है। सक्रिय तटस्थता का मतलब यह है कि असंलग्नता के आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्र सही और उचित के पक्ष में अपने आप को खड़ा रखते हैं और इसके लिए वो दोनों पक्षों की जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों का सम्मान करते हैं। ऐसी स्थिति में वो किसी भी पक्ष के खिलाफ नहीं जाते और यदि कोई पक्ष गलती करता है या उसका व्यवहार अन्यायपूर्वक है तो वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो इस तरीके से असंलग्नता का जो मूवमेंट है, असंलग्नता का जो राजनय है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सही, उचित और न्याय का पक्ष लेने का एक दृष्टिकोण है। आइए हम जानते हैं कि भारत के द्वारा इस असंलग्नता के राजनय को क्यों अपनाया गया। कुछ कारण हैं जिसके कारण से भारतीय राजनय ने असंलग्नता के मूवमेंट को अपनाया। पहला है, भारत विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। यदि वह किसी गुट में शामिल होता है तो अकारण ही विश्व में तनाव की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा भारतीय नेताओं का, भारतीय नीति का, भारतीय विदेश नीति का सोचना रहा। इसलिए उन्होंने असंलग्नता को स्वीकार किया। दूसरा कारण, गुटनिरपेक्ष रहकर ही भारत युद्ध को टालने में अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। किसी गुट में शामिल होने के बाद उसका यह प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यदि भारत किसी गुट के साथ जुड़ता है तो फिर वो भारत की जो भूमिका है वो युद्ध टालने वाले राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात, असंलग्न राजनय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारों की स्वतंत्रता का द्योतक है। पंडित नेहरू के शब्दों में, किसी भी गुट में शामिल हो जाना अपनी राय को बलिदान करने के समान है। यानी कि असंलग्न राष्ट्र जो है अपनी जो राय है उसको कायम रखना चाहते हैं, उसको बलिदान नहीं करना चाहते हैं। और भारत ने इसी कारण से असंलग्नता के आंदोलन को, असंलग्नता के राजनय को अपनाया। असंलग्नता भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है क्योंकि भारत की जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, परंपरागत एवं संस्कार विषयक जो परिस्थितियां हैं उसमें असंलग्नता ही भारत के लिए एक श्रेष्ठ नीति है। असंलग्नता ही भारत के लिए एक श्रेष्ठ विकल्प रहता है। पांचवी बात, यदि हम बात करें, असंलग्न राजनय भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। भारत को अपने आर्थिक विकास की योजनाओं को सफल बनाने के लिए विदेशी सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए
गुटों से अलग रहना ही अच्छा है। जाहिर सी बात है, भारत ही नहीं, विश्व के तमाम नवस्वतंत्र देशों की एक मजबूरी है कि वो औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के शिकार जब रहे तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत कमज़ोर है। उन्हें दोनों पक्षों से आर्थिक सहायता लेनी है, और वो आर्थिक सहायता उन्हें तभी मिल सकती है जब वो दोनों गुटों से अलग रहें। यदि किसी एक गुट के साथ वो जुड़ते हैं तो एक गुट से तो उनको आर्थिक सहायता मिल सकती है, लेकिन कई बार उन्हें दूसरे गुटों की सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है, और गुटों में शामिल होने से वो ऐसा नहीं कर पाते। भारत ने भी यही सोचते हुए असंलग्नता के राजनीति को अपनाया। छठी बात इस संदर्भ में हम कर सकते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत पश्चिम गुट के साथ संधियां करना भी चाहे तो रूस तथा चीन की भौगोलिक निकटता कारण ऐसा नहीं कर सकता, और सामवादी देश के साथ उसकी सैनिक संधियां इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार वह हिंसात्मक एवं दमनकारी नीतियों का विरोधी रहा है। देखिए, मजबूरीवश अगर हम इस बात का विश्लेषण करें तो भारत की एक मजबूरी भी रही कि उसने असंलग्नता के राजनीति को अपनाया, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की है कि भारतीय विदेश नीति यदि पश्चिम के प्रति ज़्यादा झुक जाती है या पश्चिम के गुटों के साथ भारतीयों का एक सामंजस्य हो जाता है, संधियां कर ली जाती हैं, तो ये संधियां इसलिए प्रभावी नहीं हो पाएंगी कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो सोवियत, रूस और चीन जो है वो भारत के बहुत नज़दीक हैं, तो उन संधियों को परिवर्तित करने में भारत को कठिनाइयाँ हो सकती हैं। दूसरी मजबूरी ये है कि भारत यदि सामवादी देशों के साथ संधि समझौता करता है या उनके गुटों में मिलता है तो भारत के लिए ये इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि पश्चिमी देशों की जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न है। सामवादी देशों की परिस्थितियां हैं वो भारत से मैच नहीं खाती, क्योंकि भारत में धार्मिकता, सांस्कृतिक परंपराएं इनका बोलबाला है, जबकि साम्यवादी जो देश हैं उनमें शासन संचालन में हिंसा, दमन ये बहुत अग्रणीय रूप से इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इस कारण से जो वहाँ की जो साम्यवादी देशों की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ भारतीय जो परिस्थितियाँ हैं उससे मैच नहीं करती। तो इस कारण से भारत ने असंलग्नता के राजनीति को अपनाया। असंलग्न राजनीति की उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी ऑफ नॉन अलिग्नमेंट मूवमेंट या डिप्लोमेसी। असंलग्नता आंदोलन तीन बातों पर यदि हम चर्चा करें, इसने महत्वपूर्ण रूप से दोनों विरोधी शक्तिशाली गुटों को नज़दीक लाने की कोशिश की है। दूसरी यदि हम बात करें तो असंलग्नता के राजनीति ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में अपनी भूमिका निभाई है। तीसरी यदि हम बात करें कि जो कमज़ोर राज्य हैं उनके लिए ये नीति बहुत उचित मानी जा सकती है। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि असंलग्न राष्ट्र जो है वो किसी भी राष्ट्र के मित्र नहीं रह सकते। दूसरी बात, अनैतिक एवं अवसरवादी समझा जाता है, क्योंकि किसी न किसी देश से किसी न किसी प्रकार से संबंध तो उनको बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे राष्ट्रों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये माना जाता है कि ये राष्ट्र अवसरवादी हैं। तीसरी बात, युद्ध काल में सहायता से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जब वो किसी भी गुट से जुड़ते ही नहीं हैं और संकट की जब स्थिति पैदा होती है तो कोई भी गुट जो है उन्हें सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता। और इस प्रकार की जो नीति है इसमें एक समस्या और है कि इसमें युद्ध की तैयारी में विलंब होता है, क्योंकि अधिकतर जो देश हैं वो लोकतंत्र को अपनाते हैं, लोकतंत्र पे डिसीजन मेकिंग होने में देरी होती है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध की तैयारी करने में जो है ये राष्ट्र जो है वो विलंब हो जाता है इन राष्ट्रों में, और साथ ही साथ इन्हें अन्य देशों से सही और उचित समय पर सहायता नहीं मिलती। इस प्रकार की नीति के बारे में एक और समस्या पैदा होती है कि यह अब वर्तमान में संभव ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान विश्व जो है वो
एक ध्रुवीय हो गया है। ये बात मैं कर रहा हूँ चीन के उदय होने के बाद की, और वर्तमान परिस्थिति में एक और समस्या पैदा हो गई है कि अब जो है ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा चल पड़ी है। और इस ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा में कोई भी देश अपने आप को असंलग्न के की स्थिति में अब रह ही नहीं सकता, असंलग्नता का आचरण कर ही नहीं सकता। उसे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संबंधों के लिए दूसरे देशों से जुड़ना ही पड़ता है। तो असंलग्नता का जो राजनय है वो वर्तमान परिस्थितियों में एक समस्या के रूप में भी हमें नज़र आता है। धन्यवाद।